Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे लॉ सब्जेक्ट सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट के लिए कि लॉन्ग आंसर्स की किस तरह से प्रैक्टिस की जानी चाहिए। देखिए आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आते हैं एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आते हैं। एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आराम से लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनके लिए एक्चुअली में प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को कि उन्हें क्वेश्चन का आंसर तो पता है, उन्हें ये तो पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उन्हें ये भी पता है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पर एक्चुअली में उन्हें लिखने का तरीका नहीं आता, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, इसमें वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। और आंसर आते हुए भी, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भी, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से नहीं लिख पाए, उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है सीएमए फाइनल लॉ की, उसका अभी 1-2 दिन पहले टेस्ट हुआ था। उसके हम कुछ लॉन्ग आंसर्स की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हम दो क्वेश्चंस को देखेंगे, एक तो ये ए नंबर का क्वेश्चन है और ये सी नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। जो बी नंबर का क्वेश्चन है और डी नंबर का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो बच्चा आराम से आंसर लिख आता है। बट जो केस स्टडी आती है, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिसको हम केस स्टडी भी बोलते हैं, उनके यहाँ पर हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, देखिए सबसे पहले बात आ जाती है, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि टॉम क्रूज लिमिटेड ये एक कंपनी है और ये एक अमेरिकन कंपनी है। टॉम क्रूज लिमिटेड एक अमेरिकन कंपनी है और वो इंडिया के अंदर भी बिजनेस करती है। अरे बात समझ में? तो टॉम क्रूज लिमिटेड एक कंपनी है और वो इंडिया के अंदर भी बिजनेस करती है, लेकिन इंडिया के अंदर वो ऑनलाइन बिजनेस करती है। और इंडिया के अंदर बिजनेस जब वो ऑनलाइन कर रही है तो ऑब्वियस बात है इंटरनेट की हेल्प लेकर कर रही है। हाँ, अब जिस इंटरनेट की हेल्प लेकर वो इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है, उस इंटरनेट का जो सर्वर है वो इंडिया में नहीं है, यूएसए में है। क्वेश्चन ये है कि क्या टॉम क्रूज लिमिटेड को इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉरेन कंपनी माना जाएगा? क्या उसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? देखिए पहले मैं आपको इसका एक बार सिंपल आंसर समझाता हूं, फिर हम लिखने का तरीका देखेंगे। हमने पढ़ा है कि हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ये बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी जो कि फॉरेन के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब फॉरेन के कंपनीज एक्ट में वो रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर उसकी इंडिया में ब्रांच है, लेकिन अगर उसकी इंडिया में ब्रांच है प्लस वो इंडिया में बिजनेस कर रही है। अगर कोई कंपनी जो कि फॉरेन के अंदर बनी थी, फॉरेन में पैदा हुई थी, फॉरेन के अंदर रजिस्टर्ड है, फॉरेन के कंपनीज एक्ट को मानती है, लेकिन अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कंडीशन, उसकी इंडिया में ब्रांच है। सेकंड कंडीशन, वो इंडिया के अंदर उस ब्रांच के थ्रू बिजनेस करती है। तो उस केस में इसको फॉरेन कंपनी मानेंगे इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और इसको इंडिया के अंदर भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। हमने क्लास जब देखी थी तब उसमें पढ़ा था कि उसे दो आरओसी के पास में रजिस्टर होना पड़ेगा। एक तो न्यू दिल्ली के आरओसी, मतलब इंडिया की कैपिटल, और उसके अलावा जिस स्टेट के अंदर है उस राज्य के आरओसी में। क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है तभी उसको फॉरेन कंपनी मानते हैं, मतलब इंडिया में ब्रांच होना जरूरी है और इंडिया में बिजनेस। अब मैंने बोला था ब्रांच जो है बच्चों वो ऑनलाइन भी हो सकती है या ऑफलाइन भी हो सकती है। ऑफलाइन का मतलब है इंडिया में कोई ऑफिस खोल दिया, वहां से काम चल रहा है। ऑनलाइन भी हो सकती है। अब जब हमने लॉ पढ़ा था, जब हमने ये क्लास पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था टाइप ऑफ कंपनी के बारे में, मैंने बताया था आपको, तब मैंने बताया था कि अगर कोई कंपनी जो कि फॉरेन के अंदर रजिस्टर्ड है, इंडिया में वो बिजनेस कर रही है
और ऑनलाइन सर्वर के थ्रू कर रही है, चाहे से सर्वर इंडिया के अंदर नहीं है, चाहे से सर्वर्स उस देश के, उस कंट्री के अंदर या फॉरेन कंट्री के अंदर ही इंटरनेट का सर्वर है जिसके थ्रू इंडिया में बिजनेस हो रहा है, तो भी उसे इंडिया के हिसाब से फॉरेन कंपनी माना जाएगा और उसे यहां पर रजिस्टर होना पड़ेगा। सेम केस हमें बताया हुआ है, टॉम क्रूज लिमिटेड इंडिया में बिजनेस कर रही है, लेकिन जो सर्वर के थ्रू वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है वो सर्वर इंडिया में नहीं है बल्कि अमेरिका में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे इंडिया के हिसाब से अमेरिकन कंपनी माना जाएगा, उसे यहाँ के दोनों आरओसीज के पास में रजिस्टर होना पड़ेगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये तो हमें आंसर समझ में आ गया बच्चों इस क्वेश्चन का, पर अब हम ये देखेंगे कि आखिर इसको कैसे लिखना होता है। ठीक है, और मैंने आपको जो इस पहले भी कुछ क्लासेस ली हैं लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, मैंने उसमें हमेशा आपको बताया है, जब भी आप थ्योरी आंसर लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, किसी केस स्टडी का आंसर लिख रहे हैं, तो हमेशा अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखो आप। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें एक्चुअल आंसर लिख दो, स्टार्टिंग में एक्चुअल आंसर लिख दो जो है आपका। सेकंड पार्ट के अंदर उस क्वेश्चन की सिचुएशन को बताओ। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, उल्टा करता है, फर्स्ट पार्ट में तो सिचुएशन बताता है, सेकंड पार्ट में आंसर लिखता है, चेक करने वाला वहीं पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में एक्चुअल आंसर लिखना है, मैं लिख के बताऊंगा आपको, सेकंड पार्ट में सिचुएशन, और थर्ड पार्ट के अंदर कंक्लूजन। देखिए अब यहां पर हम इस ए वाले का आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग साथ में चाहें तो आंसर लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, अदरवाइज जिन बच्चों ने क्लास परचेज की है और टेस्ट सीरीज ली हुई है उनके पास में वीडियो भी अवेलेबल रहेगी। एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, as per provisions of section 2 subsection 42 of companies act 2013, if, अब पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट कर देते हैं यहां से। if any company incorporated and registered, incorporated and registered in foreign company law, in foreign company law, and doing business in India, either online or offline, will be considered foreign company and have to register, and have to register in Indian Companies Act। ठीक है बच्चे, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर, ये अभी तक हमने लिखा। इसके अंदर हम एक और पॉइंट लिखेंगे, है ना, वो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, मैं उसे ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर जगह नहीं है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं थर्ड पॉइंट को। आप लोग अगर साथ में लिख रहे हैं अपनी कॉपी में, वेल एंड गुड है, नहीं लिख रहे हैं तो सिर्फ समझ भी सकते हैं, बाद में लिख लीजिएगा। थर्ड पॉइंट यहां पर और लिख देते हैं, इवन इन केस ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, server is not in India, server is not in India, rather in foreign country only, rather in foreign country only, then also company will be considered, then also company will be considered as foreign company। बच्चों ये अभी तक हमने फर्स्ट पैरा लिखा, ठीक है। अब सेकंड पैरा पे आ जाते हैं, पैराग्राफ चेंज करके सेकंड पैरा पे लिखेंगे, इन गिवन सिचुएशन, इन गिवन सिचुएशन
टॉम क्रूज लिमिटेड, an American company, doing business in India, an American company doing business in India through online server, through online server, which is present in America only, which is present in America only. अब बच्चों ये थर्ड पैरा आ जाएगा इसके बाद में, जिसमें हम कंक्लूजन लिखेंगे। थर्ड पैरा लिखना है हमको, और थर्ड पैरा के अंदर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम दी above explanation, from the above explanation, it is clear, that Tom Cruise Limited, it is clear that Tom Cruise Limited is a foreign company and needs to register itself with ROCs. अब देखिए स्टूडेंट, 5 मार्क का क्वेश्चन है, कम से कम 5 मार्क के लिए इतना तो आपको आंसर लिखना होगा। अच्छा, आप लोग अगर इस तरीके से आंसर नहीं लिखते और खुद से भी आंसर लिखते ना, तो आंसर आप सही लिखते क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर एक्चुअली में आपका प्रेजेंटेशन कैसे होता, आप एक बार पैराग्राफ को स्टार्ट करते और वो पैराग्राफ को यहां पर डायरेक्टली एंड करते। बट ज्यादा बेटर क्या रहता है कि सबसे पहली बात तो उसे 3 पार्ट्स में तोड़ दो, और सबसे पहला पार्ट जो होगा वो एक्चुअल आंसर बता दे, सेकंड पार्ट में आप सिचुएशन बता दो थोड़ी सी, और थर्ड पार्ट में कंक्लूजन बता दो। देखो सेकंड और थर्ड पार्ट ज्यादा बड़ा नहीं बनता है, बट जो फर्स्ट पार्ट है आंसर वाला उसे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है, और एक्चुअल हमें आंसर लिखना होता है। दूसरी बात, कोशिश करो कि आपके आंसर में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हों। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे चेक करने वाले को थोड़ा इजी रहता है। क्लियर है? ये तो हुआ बच्चे ए वाले क्वेश्चन का आंसर। अब हम चले जाते हैं सी वाले क्वेश्चन के ऊपर। अब सी वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ये बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है बच्चों, एबीसी लिमिटेड कंपनी है। अब देखिए ये बोल रहा है, सी वाला क्वेश्चन को एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो है एबीसी लिमिटेड के, उन्होंने एनसीएलटी के पास में एक एप्लीकेशन फाइल करी ये बोलकर कि एबीसी लिमिटेड कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस की वजह से। अब जब आपको पढ़ाया था तब बहुत सारे जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस मैंने आपको बताए थे कि अगर कंपनी में डेडलॉक आ जाता है, अगर कंपनी में बबल आ जाता है, अगर कंपनी लॉ के खिलाफ काम करती है, तो जस्ट एंड इक्विटेबल है कि उस कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। तो एबीसी लिमिटेड कंपनी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने इसी बात के लिए एप्लीकेशन लगा दी। अब एनसीएलटी के पास में जब एप्लीकेशन गई इस कंपनी को वाइंड अप करने के लिए जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस के बेसिस पे, तो एनसीएलटी बोला कि यार बात तो सही है, कंपनी में जस्ट एंड इक्विटेबल रीजंस हुए तो हैं एंड लॉ के अकॉर्डिंगली इसको वाइंड अप कर देना चाहिए, बट मेरे पास में एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है। अगर हम चाहें तो हम इस कंपनी के ऊपर थोड़ी सी मॉनेटरी पेनल्टी लगा देते हैं, पिक्यूनियर पेनल्टी लगा देते हैं, पैसे का पेनल्टी लगा देते हैं, पर इसको बंद नहीं करते, बल्कि इसको हम एक अलग से रेमेडी, एक अलग से न्याय दे देते हैं जिसमें थोड़ा सा इसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इसको सबक मिल जाएगा आगे से ऐसा काम नहीं करना है, और फिर ये अच्छे से काम करेगी। वाइंड अप करने की जरूरत नहीं है, वाइंड अप करने की जरूरत नहीं है, ऐसा एनसीएलटी बोल रही है कि फालतू में इसको बंद करने की बजाय इंस्टेड उसे डायरेक्टली हम वाइंड अप करें, इससे अच्छा मेरे पास में एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी है, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, इसके ऊपर पेनल्टी भी लग जाएगी, इसको अपनी गलती का सबक भी मिल जाएगा, और इसको वाइंड अप भी नहीं करना पड़ेगा, तो कम से कम बिजनेस चलता रहेगा। क्लियर है ये चीज? तो अब इस लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो हैं एबीसी लिमिटेड के, वो ये बोल रहे हैं कि नहीं जी हमें तो वाइंड अप ही करवाना है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस केस में होगा क्या, क्या एनसीएलटी का ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई किया जाएगा या फिर कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो हैं उनकी बात मान के कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। अब बच्चों आप लोगों को आंसर पता है इसका, आंसर एक्चुअली में क्या होता है इसका,
आंसर ये होता है कि अगर ऐसा कोई भी केस है जिसमें एनसीएलटी के पास कंपनी को वाइंड अप करने की एप्लीकेशन आई है, और अगर एनसीएलटी चाहता है कि यार मेरे पास में अदर रेमेडी अवेलेबल है, कंपनी को वाइंड अप नहीं किया जाना चाहिए, तो एनसीएलटी अदर रेमेडी का यूज उठा सकता है ना। कंपनी को वाइंड अप करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनसीएलटी के पास कंपनी को वाइंड अप करने की एप्लीकेशन आई तो एनसीएलटी बाउंड हो जाता है कि भैया अब आपको ऑर्डर देना ही पड़ेगा वाइंड अप का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, एनसीएलटी की मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर उसके पास अदर रेमेडी अवेलेबल है तो वो उसका यूज लेगा। अब देखिए हम इसका आंसर लिखते हैं। एज पर provisions of law, if NCLT is of the opinion that any other remedy is available, then instead of winding up order, instead of winding up order, NCLT can use alternative remedy, because NCLT is not bound to give wind up order, rather has discretionary power. डिस्क्रिशनरी शब्द का मतलब होता है मर्जी, कि उसके पास में मर्जी की पावर। ये इसका आंसर फर्स्ट पैरा हुआ, जिसमें हमने लिखा कि इसको पॉइंट्स में लिखोगे और बेहतर रहेगा, है ना। यहां पर लिख दो एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ, इसको फर्स्ट पॉइंट बना दो यहां तक, फिर इसके बाद में इसको सेकंड पॉइंट बना दो यहां तक, और यहां से इसको थर्ड पॉइंट बना दो। ये फर्स्ट पैरा है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पैरा पे। इन गिवन सिचुएशन, contributories, in given situation contributories want to wind up the company on just and equitable basis, but NCLT is in favor of alternative remedy. तो अब हम अपने थर्ड पैरा पे आ जाएंगे। हेंस कंक्लूजन में, from above explanation, it is clear that NCLT is not bound to give wind up order. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप भी यही लिखते, आपने टेस्ट में भी यही लिखा है, बट फर्क इतना सा है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाता है, तो चेक करने वाले के लिए इजी हो जाता है और आपके मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं। तो बच्चे, आज की क्लास में हम लोगों ने दो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के यहां पर आंसर देखे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की। देखिए ये जो बी और डी है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो आप डायरेक्टली जो याद किया हुआ है नोट्स में से उसको लिखकर आ सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज चल रही है, और भी टेस्ट हो रहे हैं अपने, तो बाकी आगे जो टेस्ट होंगे उनके लॉन्ग आंसर्स के भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं पे एंड